हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपना PYQ सीरीज चल रही है 2024 प्रीलिमिनरी वाले जो पेपर सीरीज चल रही है सॉल्यूशन का, उसमें बच्चा अपन कहाँ पहुँच चुके हैं? 13 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट है ना। तो जो 25 क्वेश्चन है इंग्लिश वाले, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। अपना पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और साथ में नोट्स भी बनाइएगा। तो बेटा मैं ज़्यादा टाइम आपका यूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो भाई अपना फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चा अपने को क्या दे रखा है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइन। 4 शब्दों को क्या कर रखा है? अंडरलाइन कर रखा है। आउट ऑफ विच उनमें से 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इन देखो 4 अंडरलाइन कर रखे हैं ना बच्चा, इन 4 में से एक का स्पेलिंग गलत है ना। तो देखो डिलेमा का स्पेलिंग यही होता है, डिलेमा का। प्रीवेल का स्पेलिंग बच्चा क्या होता है? प्री और VAIL, प्रीवेल, ये स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा। कमिटी की स्पेलिंग में देखो M भी डबल होता है, T भी डबल होता है और E भी डबल होता है। तो याद रखो कमिटी में COM भी डबल, I इसके बाद में T भी डबल और इसके बाद में E भी डबल होता है, ठीक है। एमिकेबल, इसमें कोई इशू नहीं है एमिकेबल में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा प्रीवेल वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आज एक शब्द देखना है वेल। आपको ये शब्द देखना है वेल और एक अनवेल। इसका अर्थ क्या होता है ये आपने देखना है। अनवेल, आपको इन दोनों शब्दों को घर पे आज देखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। हमें कोई एंटोनिम बताना है कौन से शब्द का जिसको कि बोल्ड कर रखा है ना, जिसको डार्क प्रिंट कर रखा है। तो हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर। तो बच्चा किसी शब्द को इसने बोल्ड नहीं कर रखा, तो अपने ये शब्द देख लेते हैं। बेनवोलेंस, बेनवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, परोपकार। काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस। जनरसिटी, उदारता, जनरसिटी, ठीक है ना। इसके अलावा अपन जिसको बोल सकते हैं मैग्नेनिमिटी, बड़ा दिल होना, मैग्नेनिमिटी, बड़ा दिल होना, ठीक है ना। मेलवोलेंस, इलविल, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, इलविल, ठीक है। इसके बाद में हो गया रैंकर। रैंकर का मतलब आपको पता ही है, बिटरनेस, कड़वाहट, किसी को लेकर हमारे मन में कड़वाहट हो, बिटरनेस हो। रिजेंटमेंट हो, रिजेंटमेंट हो, किसी के को लेकर हमारे मन में कोई गुस्सा हो, ठीक है ना। जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं? एक बढ़िया सा शब्द होता है इसके लिए, होता है एक बढ़िया सा शब्द ग्रज, किसी को लेकर हमारे मन में कोई शिकवा शिकायत हो। रिवल्जन का मतलब होता है बेटा घृणा, घृणा, डिसगस्ट। क्या चीज होता है? डिसगस्ट, ठीक है ना। जिसको अपन लॉथ बोल सकते हैं, लॉथ। जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? एवर्जन बोल सकते हैं, घृणा, एवर्जन, ठीक है ना। एस्पर्जन भी बोल सकते हैं, एक शब्द होता है एस्पर्शन, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, और ग्रज, ये देखो ग्रज दे रखा, ये देखो ग्रज दे रखा, मैंने लिखा हुआ ये रहा ग्रज, है ना। तो ग्रज का मतलब क्या चीज होता है? शिकवा शिकायत, या किसी के बारे में बुरा शिकायत होना। और यहाँ पर इसका मतलब है उदारता। इसका मतलब है उदारता, यानी किसी के बारे में आपके मन में कोई गलत फीलिंग ना होना। तो बेटा इसका उल्टा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका पूछा हुआ है गरज का। गरज का मतलब होता है गुस्सा, शिकवा शिकायत, दुर्भावना किसी के बारे में। और बेनवोलेंस का मतलब होता है अच्छी भावना किसी के बारे में, परोपकार की भावना, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कोई इडियम दे रखी है और हमें उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ए बेड पेच, पेच। बेटा ये पूरी की पूरी, मान लिया किसी चीज, किसी बंदे का कैरियर है, ये मान लिया 10 साल का कैरियर है। उस 10 साल में कोई बंदा बीच में 1 साल उसके जीवन में खराब आया, 1 साल उसके जीवन में खराब आया जिसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो बेटा टोटल को आप पैच बोलते हो, या बीच में कोई टुकड़ा होता है उसको पैच बोलते हो? जैसे सिर में कई बार कुछ कुछ जगह पर बाल उड़ जाते हैं ना, उसको पैच बोलते हैं, पैच। तो पैच का मतलब होता है टुकड़ा। तो बेड का मतलब बुरा और पैच का मतलब टुकड़ा। तो पूरा कैरियर या बीच का कुछ टाइम, बीच का कुछ बुरा टाइम, है ना। तो ए पाथ इज दैट इज अनट्रेवल्ड नहीं, डेंजरस रोड नहीं, पर्सन हु टेक्स डिफिकल्ट पाथ नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए पीरियड, एक अवधि ऑफ टाइम, समय की। व्हेन ए पर्सन फेसेस, जब एक बंदा सामना करे लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी समस्याओं का। जब कोई बंदे के जीवन में वो दौर आता है जब वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, तो वो उसके जीवन का बेड पेच होता है, ठीक है।
चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें क्या बताना है, ऐसा शब्द बताना है मीन्स द सेम, जिसका मीनिंग सेम हो दिए हुए ग्रुप वाले इन शब्दों के। अ रिटन स्टेटमेंट, एक लिखित में दिया गया स्टेटमेंट, मेड अंडर ओथ, और जो किसके तहत है, ओथ। जब उसको ओथ किसको बोलते हैं पता है, एक शब्द होता है ओथ, एक होता है स्वेयर, एक होता है स्वेयर, एक शब्द होता है स्वर्ण ओथ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जब कोर्ट में जज साहब के सामने हमें गीता, बाइबल, कुरान शरीफ पे हाथ रख के जो स्टेटमेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं स्वर्ण ओथ स्टेटमेंट। तो आपको इन तीनों शब्दों को आज घर पे देखना है, ठीक है ना। तो आपका रिटन स्टेटमेंट, लिखित में लिया गया स्टेटमेंट। अब लिखित में लिए गए स्टेटमेंट को बेटा क्या बोलते हैं, एफिडेविट। एफिडेविट जब आप कोई लिखते हो ना, वो क्या नाम लेते हैं जिस पर वो क्या होते हैं 100 रुपए का 50 स्टैम्प पेपर होते हैं ना, स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर आप लिखते हो मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, तो वो क्या चीज आपका एफिडेविट है। एफिडेविट, हलफनामा, जिसको अपन शपथ पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो बाकी वाले शब्द देखो क्या चीज होती है। स्टेटमेंट का मतलब होता है व्हाट यू से, एनीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी चीज। दैट यू सेड, दैट यू से, जो आप कहते हो या जो आप लिखते हो वही आपका स्टेटमेंट है, वही आपका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, टेस्टिमनी क्या होता है, कोर्ट में दिया गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहां पर, इन कोर्ट, इन कोर्ट या लॉ, ठीक है ना। और जो कैसा होता है, ट्रू होता है, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, जो सच्चा हो उसको क्या बोलते हैं बच्चा, टेस्टिमनी बोलते हैं। इसके लिए शब्द कौन से हो सकते हैं, एविडेंस, इसको अपन बोल सकते हैं प्रूफ, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं विटनेस, इसको अपन बोल सकते हैं विटनेस। और इसके लिए बेहतरीन सा शब्द है टेस्टामेंट, इसको अपन बोल सकते हैं टेस्टामेंट, ठीक है ना। अफर्मेशन का मतलब भी स्टेटमेंट ही होता है भाई। अफर्मेशन का मतलब भी क्या होता है, एक स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, यानी आपने किसी चीज की घोषणा कर दी कि हाँ भाई ये है, आपने किसी चीज को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन, ठीक है ना। आपने किसी कथन, किसी बात को स्वीकार कर लिया, हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो एसर्शन, एसर्शन, ठीक है ना। ये सारे बेटा इसके अफर्मेशन के अर्थ हो जाएंगे। इसका मतलब यही होता है ए स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, एक स्टेटमेंट जो कि सच्चा होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एफिडेविट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, उल्टा शब्द बताना है। बार्बरिटी के लिए मैं आपको एक शब्द आता है पेपर में बार बार, बार्बर्स आता है ना, मैं आपको क्या शब्द याद करवाता हूँ, बाबर्स, बाबर। अच्छा अब बताओ बाबर कैसा था, हिंसक था, युद्ध वगैरह करता था। तो बार्बर्स का मतलब होता है हिंसक, बार्बरिटी का मतलब होता है हिंसा, जंगलीपना, सैवेजरी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब तो है बर्बरता, हिंसकता, ठीक है ना, कठोर हृदय होना, ठीक है। कंपेशन का मतलब होता है दया और करुणा, काइंडनेस, मतलब काइंडनेस, ठीक है ना। सॉफ्ट हार्टेडनेस, ठीक है ना। जनरोसिटी, जनरोसिटी, उदारता, ठीक है ना। कंपेशन तो इसने दे ही रखा है, तो बेटा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंपेशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में देखो, राइवलरी किसको बोलती है भाई, कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है। कितने लोगों के बीच में, बिटवीन टू पीपल भी हो सकता है और बिटवीन टू ग्रुप्स भी हो सकता है, बिटवीन टू पर्सन पीपल भी हो सकता है और ग्रुप्स भी हो सकता है, ग्रुप्स के बीच में, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, राइवलरी को अपन क्या बोल सकते हैं, कंपटीशन, कंपटीशन। इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। इसको अपन बोल सकते हैं ड्यूअल, ठीक है ना। ड्यूल दो होते हैं, दोनों का अर्थ देखना, एक तो ड्यूल और एक DUAL, इन दोनों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। एक तो ड्यूल होता है, एक ड्यूअल होता है, ठीक है ना। अच्छा कालस का मतलब कैसा होता है, कठोर आदमी जिसमें कोई दया और करुणा नहीं होती। तो ऐसे आदमी कौन होते हैं, हार्टलेस, हार्टलेस, ठीक है। रूथलेस, ऐसे आदमी होते हैं रूथलेस, ठीक है ना। मर्सीलेस, ऐसे आदमी होते हैं मर्सीलेस, मर्सी का मतलब दया और मर्सीलेस है तो निर्दयी आदमी होते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, ये कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, समझौता, सेटलमेंट कर लेना, किन्हीं दो चीजों, दो लोगों या दो पार्टियों के बीच में क्या हो जाए, या तो निगोशिएशन हो जाए, या तो निगोशिएशन हो जाए, और या क्या हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए।
तो वो क्या हो गया, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज में टोटल पूरी चीज किसी पार्टी को नहीं मिलती, एक चीज का कुछ हिस्सा इसको मिल गया, कुछ इसका, यानी समझौता दोनों को ही करना पड़ता है। तो उसको निगोशिएशन भी बोल सकते हैं और उसको सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है अभी, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला शब्द। ठीक है, सबसे पहला शब्द है रीइंफोर्समेंट। तो मेन शब्द क्या चीज है, फोर्स। मेन शब्द क्या चीज है, फोर्स। इसमें इसने क्या जोड़ दिया, री। इसमें क्या जोड़ दिया, इन। इसमें क्या जोड़ दिया, मेंट। रीइंफोर्समेंट। तो बेटा इसकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। ये किससे बन गया, मोटिवेट से। किससे बन गया, मोटिवेट में यहाँ पर ई और था, आगे इसने जोड़ दिया। जैसे मोटिवेट शब्द क्या चीज है, मोटिवेट, मोटिवेट। अब इसमें इसने जोड़ दिया ION, ION जोड़ दिया तो ई हट जाएगा। अब इसमें आगे इसने जोड़ दिया AL, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी में डबल P होता है, OPPURTUNIT। ठीक है, एट्रीब्यूट का स्पेलिंग गलत है क्योंकि इसमें यहाँ पर T सिंगल नहीं, इसमें T डबल होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें ऑप्शन चुनना है दैट कैन सब्स्टिट्यूट, जो बदल सकता है द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को जो बदल सकता है। द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन T20 मैचेस। अच्छा देखो, पिच से शुरू होता है यहाँ से लेकर के और विक्ट्री तक हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा इसको, यहाँ तक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पिच, आगे क्या दे रखा है, जीत। तो पिच किसके लिए होती है भाई, जीत के लिए। उनको कैसी पिच चाहिए, बॉलिंग फ्रेंडली, मतलब जो किसको मदद करें, बॉलर्स को मदद करें। तो ऐसी पिच उनको किस लिए चाहिए, जीतना पिच चाहिए, बॉलिंग फ्रेंडली। उनको क्या चाहिए, बॉलिंग फ्रेंडली पिच चाहिए। और इस काम के लिए, इस चीज के पीछे इनका पर्पज क्या है, जीतना। ये इनका पर्पज है, जीतना इनका पर्पज है। तो बच्चा पर्पज के लिए ओन का यूज नहीं होता, पर्पज के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे ये दवाई मलेरिया के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस मेडिसिन इज फॉर मलेरिया। ठीक है ना, तो बेटा पर्पज बताने के लिए ओन नहीं, फॉर देख लो। तो सभी ऑप्शन में फॉर देख लो, किसमें दे रखा है, ये रहा फॉर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है पैसिव वॉइस, है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें इसका क्या बनाना है बच्चा, पैसिव बनाना है। देखो विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो हमें अगर मोडाल के साथ क्या दे रखा हो, कोई भी मोडाल है उसके साथ पहली फॉर्म दे रखी है तो एक्टिव वॉइस है। अगर हमें इसका क्या बनाना पड़ जाए, पैसिव बनाना पड़ जाए, तो मोडाल प्लस बी और साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म। तो जिसमें क्या दे रखा हो, विल, आगे बी लगा रखा हो और अनाउंस का अनाउंस्ड बना रखा हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो विल बी अनाउंस्ड दे रखा, ये देखो विल बी अनाउंस्ड दे रखा। विनर है ये वर्ब से बाद में है, ये तो पहले चला जाएगा, और जो वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद में आ जाएगा। तो देखो टीम बाद में आ रखा है और विनर है ये पहले जा रखा है। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा। इसमें विल अनाउंस है, हो नहीं सकता। विल बी अनाउंस्ड है, विल बी अनाउंस्ड ये भी हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने टुमारो को पहले लिखा हुआ, इसने टुमारो को, जबकि होना किसको चाहिए था, विनर को पहले होना चाहिए था, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसमें तो बी लगा ही नहीं रखा है, तो ये तो गलत अपने आप हो जाएगा। तो बच्चा आंसर हो जाएगा हमारा नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, The following sentence has been divided into 4 segments. सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांट रखा है। Identify the segment that contains an error. किसी एक में कोई एरर दे रखी है। मिस्टर सूर्या, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर। आगे दे रखा है हैव नो इंटीरियर मोटिव, उसका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है, मोटिव का मतलब उद्देश्य। इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, आपको सपोर्ट देने में। तो बच्चा सूर्या ये सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो हमें वर्ब चाहिए यहाँ पर हैज। अब याद रखो, सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो इस सिंगुलर का पहला अक्षर क्या है, एस। जिस वर्ब के लास्ट में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, वो सिंगुलर होती है। इज के लास्ट में एस, वोज के लास्ट में भी एस, डज के लास्ट में भी क्या चीज है, एस, हेज के लास्ट में भी क्या चीज है, एस। और अगर वर्ब की पहली फॉर्म में मैं क्या जोड़ दूं, एस या ईएस जोड़ दूं, तो इसके लास्ट में भी एस। तो जिसके लास्ट में एस आ गया वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे एसएस वर्ब दे रखी है, एसएस दे रखी है, इसको अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो कैसे बना दो, इसमें एक ईएस और जोड़ दो। जैसे पजेज दे रखा है, पजेज, ठीक है ना। अगर हमें इसका सिंगुलर बनाना है तो क्या करो, इसमें ईएस और जोड़ दो एक बार, तो क्या हो जाएगा, पजेजेज, और ये क्या बन जाएगा, एसएसएस। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके लास्ट में डी होता है, जैसे सक्सीड है, जैसे
सक्सीड है ना। तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये सेकंड फॉर्म है, पर नहीं, ये पहली फॉर्म है। इसमें एक बार ईडी और जोड़ना पड़ेगा, जैसे प्रीसीड है, जैसे प्रीसीड है, प्रीसीड है। तो अब इसका अगर सेकंड फॉर्म बनाना है तो इसमें हमें डी जोड़ना पड़ेगा। ई क्यों, ईडी क्यों नहीं जोड़ पाए, क्योंकि ई तो पहले से दे रखा है इसमें। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा। तो हमारा हैव की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेज होना चाहिए। तो इसमें देखो हमें हैव की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हेज लगाना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ठीक है, 4 टुकड़ों में बांट रखा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, हमें टुकड़े को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो कोई। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 या सिंस या ऑल भी हो सकता है। और आगे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हैज बीन, हैज बीन, हैज या हैव, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, बीन और आईएनजी। अगर वाक्य पास्ट का है तो क्या लगाना पड़ेगा, हैड प्लस बीन और प्लस आईएनजी। अगर वाक्य फ्यूचर का है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस आईएनजी। अच्छा, इनकी जरूरत कब पड़ती है, इनकी जरूरत कब पड़ती है, जब फॉर या सिंस या ऑल के आगे क्या दे रखा हो, समय बताने वाला शब्द दे रखा हो। ठीक है ना। तो इसने देखो विल के साथ में सीधा ही बीन लगा रखा है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। क्योंकि बीन है, ये एक तरह से मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो बीन चाहिए, यहाँ पर मेन वर्ब तो नहीं है, यहाँ पर है तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बीन के साथ फिर भी आपको हेज या हेड तीनों में से एक तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर हैव का यूज करना पड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई अपना यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, कोई भी मोडाल दे रखा हो ना आपको, कोई भी मोडाल दे रखा हो, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, तो इनके साथ कभी भी हैज का यूज नहीं करना, इनके साथ कभी भी हैड का यूज नहीं करना, इनके साथ बिल्कुल हैव का यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें अपना आंसर कौन सा बन गया था भाई, ये देखो विल वाला, ये बन गया हमारा। इसमें हमें यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे सही ऑप्शन को चुनना है टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक में भरने के लिए। कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज ए हाउस। कमल विलिंग नहीं, इच्छा नहीं है परचेज ए हाउस। कहाँ पर, 12th फ्लोर, सी साइड अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट में 12th फ्लोर पे। शी इज फियरफुल ऑफ हाइट्स। फियरफुल जिसको डर लगता है किसका, हाई ऊंचाइयों का। शी इज सफरिंग फ्रॉम, इसलिए उसको कौन सी बीमारी है, सफर कर रही है कौन सी बीमारी से, जिसको ऊंचाइयों से डर लगता है। तो ऊंचाई से डर लगने के लिए होता है बेटा एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों का डर। ठीक है, तो ये अपना किसका है, चौथे का। इसके बाद में तीसरा क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, बंद जगहों का। जैसे लिफ्ट वगैरह होती है ना, उसमें उसको ये लगता है जैसे ये लिफ्ट रुक जाएगी, गिर जाएगी, ऐसा डर लगता है उसको। सोशियोफोबिया, फोबिया, सोशियो को सोशल फोबिया, इसको सोशियोफोबिया की जगह आप सोशल फोबिया भी कह सकते हो, इसको आप सोशल फोबिया भी बोल सकते हो। और इसका मतलब होता है सोशल सिचुएशंस, जो सामाजिक सिचुएशंस आ जाती है ना, लोगों का इकट्ठा होना है, ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, तो ऐसे प्रोग्राम्स में आदमी जाने से बचता है, उसको डर लगता है। तो ये होता है सोशल सिचुएशंस का, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। ओके। अच्छा बच्चा, हेलियो का मतलब जहां पर भी हेलियो लिखा जाए तो ये मान लेना इसका मतलब होता है सन। तो किसका डर, द फियर ऑफ सनलाइट, द फियर ऑफ सन। सूरज का डर भी हो सकता है, सूरज की रोशनी का डर भी हो सकता है, सनलाइट का भी हो सकता है, और ब्राइट लाइट, कोई भी तेज रोशनी है उसका डर, फियर ऑफ ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। इन सभी के डर को बच्चा क्या बोलते हैं, हेलियोफोबिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक्रो, क्योंकि इसने किसका पूछा है, ऊंचाइयों का डर पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम चुनना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किए हुए शब्द का। क्या दे रखा है इसने, लार्ज। मैमल किसको बोलते हैं अभी, मैमल कौन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो कौन होते हैं, मैमल्स, स्तनपायी। ठीक है ना। अच्छा, तो हाथी कैसा जानवर है, लार्ज। हमें लार्ज का उल्टा बताना है, तो लार्ज का उल्टा क्या होता है, टाइनी, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, टाइनी। ठीक है ना, तो आंसर तो ये हो जाएगा। अच्छा, बम्पर किसको बोलते हैं, बम्पर, बहुत ज्यादा,
अगर अपन ये बोलते हैं इस बार पैदावार बम्पर पैदावार हुई है, तो बम्पर का मतलब होता है लार्ज देन यूजुअल, लार्जर देन यूजुअल, जो आमतौर पर होता है ना उससे ज्यादा बड़ा। इसके लिए कौन से शब्द यूज कर सकते हो? स्टेलर, टेरिफिक, टेरिफिक, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसको अपन बोल सकते हैं ऑसम, ब्यूटीफुल, और इसको अपन बोल सकते हैं ऑसम, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक शब्द ध्यान में और देना है, ऑफुल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है ऑफुल और एक होता है ऑसम, दोनों का अंतर चेक करना है आज आपको, ठीक है। अच्छा, जाइगेंटिक क्या होता है बेटा? जाइगेंटिक बहुत बड़ा, जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो क्या बोल सकते हैं? वास्ट, विशाल, ह्यूज, ठीक है। कोलोसल, कोलोसल का मतलब भी बहुत बड़ा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। मोनस्ट्रस, 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 मॉन्स्टर किसको बोलते हैं? दैत्य, राक्षस, तो राक्षस जैसा दैत्याकार होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनस्ट्रस बोलते हैं। ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना जाइगेंटिक। अच्छा, हीरोइक किसके जैसा? वीरों जैसा, वीर पुरुषों जैसा, जिस बंदे में किसके जैसे गुण हो? वीर पुरुषों जैसे, हीरो जैसे गुण होते हैं, तो इसके लिए अपन कौन सी शब्द यूज कर सकते हैं? क्रेजियस के साथ में। अगर कोई आदमी हीरोइक है तो कैसा है? क्रेजियस, करेजियस। वेलरस, VALO या ROUS, वेलरस। वेलियंट, ऐसा आदमी कैसा हो सकता है? वेलियंट हो सकता है। ऐसा आदमी क्या हो सकता है? बोल्ड, बिंदास। ऐसा आदमी कैसा हो सकता है? इंट्रेपिड, जिसको किसी का डर नहीं लगता, ऐसा आदमी बेटा इंट्रेपिड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे शब्द किसके लिए? इस हीरोइक के लिए, ओके। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। तो इसका आंसर क्या बन गया था? लार्ज का टाइनी, टाइनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें भी क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या दे रखा है? एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, अ परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग या समबडी, समथिंग मान लो आप। जैसे अपने पास यहाँ 1000 लड़कियां हैं, हमें उनमें से बोलना है कि यार इनमें सबसे शालीन लड़की कौन सी है, सबसे डिसेंट लड़की कौन सी है। तो उनमें मान लेते हैं कि शालिनी नाम की लड़की है, वो सबसे डिसेंट और सबसे शालीन है, तो वो किस क्या चीज है? शालीनता का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो वो शालीनता की क्या बन जाएगी? एपिटोम बन जाएगी, एपिटोम, ठीक है ना। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? अभी समरी किसी चीज की, समरी मतलब कोई ऐसे 10 पन्नों में लिखा गया है और हमने उसका सारांश निकाल दिया 2 पेज में, तो वो क्या बन गई? उसकी समरी बन जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो भी देखते हैं कौन से शब्द दे रखे हैं। एपिटोम का मतलब चीजों को बढ़ाना होता है, छोटा करना, छोटा करना, और एक्सपेंशन का मतलब होता है चीजों को विस्तार देना। ये किससे बना शब्द है? एक्सपेंड, किससे बना शब्द है? एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड से क्या बनता है? एक्सपेंसिव, इसी से बन जाता है एक्सपेंसिव। 2 शब्द है एक्सपेंसिव, 2 प्रकार की होती है, दोनों के अर्थ में अंतर चेक करके आना है आपको। एक्सपेंसिव भी ये भी देखना है, इसमें तो ए दे रखा है और इसमें ई दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपेंशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आपको ये भी देखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक शब्द एक्सटेंड, इसी प्रकार का एक शब्द एक्सटेंड, इससे क्या बन जाएगा? एक्सटेंशन, इससे बन जाएगा एक्सटेंशन, और इसी से बन जाएगा एक्सटेंसिव, इसी से बन जाएगा एक्सटेंसिव। बेटा आपको ये 6-7 शब्द आज जरूर देखने हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में इन शब्दों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रिसाइज किसको बोलती है भाई? एकदम सही सी, एक्यूरेट होना किसी चीज का। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट, एक्यूरेट, एकदम सही होना किसी चीज का। तो इसको एपिटोम भी बोल सकते हो। ये एपिटोम प्रिसाइज है ना, ये एपिटोम भी हो सकता है, इसका मतलब एपिटोम भी हो सकता है, एपिटोम भी हो सकता है, ठीक है। एक्सोर्ट, एक्सोर्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कॉल ऑन करना, किसी को कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना, कॉल ऑन करना, अर्ज करना, अर्ज करना। जैसे अर्ज किया, शेर वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना अर्ज किया है, मतलब निवेदन करना, ठीक है ना। या फिर टू एनकरेज समबडी, टू एनकरेज समबडी, किसी बंदे का हौसला बढ़ाना, किस काम के लिए? टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए किसी का प्रोत्साहित करना, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सोर्ट कर रहे हैं। ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट और क्लियर, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत ही आसान होता है उसको ल्यूसिड बोलते हैं। इसके लिए कौन से शब्द यूज हो सकते हैं? चमकदार, ल्यूसिड चीजें कैसी है? चमकदार, रेडियंट, तो बोल सकते हैं अपने इसको ल्यूमिनस, ल्यूमिनस बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपने रेडियंट, रेडियंट, ठीक है। इसके लिए अपन अगर वो कोई लिखी हुई चीज, बोली हुई बात बहुत ही शानदार है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? कोहेरेंट,
कोहेरेंट, कोगेंट, कोगेंट। अगर कोई बंदे ने स्पीच दिया और वो कोहेरेंट है तो एकदम क्लियर है, बातें आसानी से समझ में आ जाएगी, और कोगेंट है तो भी बिल्कुल समझ में आने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्सपेंशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को बच्चा क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन को चुनना है, दैट कैन बी यूज, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन शब्दों की जगह अपन क्या लगा सकते हैं, है ना। तो कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्ट के लिए एक शब्द होता है कोरिगो। कोरिगो का मतलब होता है टू करेक्ट किसी चीज को, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर टू सेट राइट, किसी चीज को सही कर देना, टू सेट राइट, सही कर देना। इसी से बने हुए शब्द है कोरिजिबल। कोरिगो का मतलब सही करना, तो कोरिजिबल, जिस इबल मतलब कैन बी जिसको करेक्ट किया जा सकता है, कैन बी करेक्टेड। अगर इसका उल्टा है तो क्या लगा दूं, इनकोरिजिबल लगा दूं, इन लगा दूं, और फिर कैन के साथ क्या लगा दूंगा, नोट लगा दूंगा, इनकोरिजिबल। तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता वो क्या बन जाएगा, इनकोरिजिबल बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अगर कोरिजिबल होता तो जिसको सुधारा जा सकता है। इसी से बना हुआ एक शब्द जो आपको खुद को देखना है, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र। आपने कोई बुक वगैरह लिखी और उसमें कुछ गलतियां रह गई, बीच में टाइपोज हो गए, लिखने में गलतियां हो गई, तो आपने उनको करेक्ट करने के लिए लास्ट में एक पेज जोड़ दिया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोरिजेंडम, शुद्धि पत्र, जो बीच वाली गड़बड़ियों को शुद्ध कर रहा है, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको देखना है, कोरिजेंडम, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो इलेजिबल, ये शब्द होता है लेजिबल। लेजिबल ऐसी लिखाई होती है जिसको पढ़ा जा सकता है, साफ सुथरी लिखाई। इलेजिबल ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, हैंडराइटिंग लिखावट, दैट कैन नॉट बी रीड, दैट कैन नॉट बी और रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अच्छी लिखाई नहीं है, ठीक है ना। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। सुपर्ब, बहुत शानदार, जिस पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब आप किसी चीज के लिए पात्र हो गए हो। जैसे कोई एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है और आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो आप उस वैकेंसी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। लेकिन ग्रेजुएशन मांग रही है और आपका ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं, तो आप उस पोस्ट के लिए क्या चीज हो, इन एलिजिबल हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द होता है लीगल, इसी प्रकार एक शब्द होता है लीगल, और एक होता है इलीगल, इलीगल। तो इनको भी देखना है, लीगल, इलीगल, एलिजिबल और इलेजिबल, ठीक है। इन एलिजिबल और एलिजिबल ये जरूर देखनी है। एक तो ये, एक ये, इससे दो बन जाएंगे, लेजिबल, इलेजिबल, एलिजिबल, इन एलिजिबल, लीगल और इलीगल। ये छह के छह शब्द आपको आज गौर करनी है इन पर एक बार, ठीक है ना। तो बच्चा हमारा आंसर हो जाएगा इनकोरिजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। चलो भी क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, जंबल ऑर्डर। ये देखो बेटा क्या दे रखा है, जंबल ऑर्डर। तो हमें क्या दे रखा है, PQRS दे रखा है, हमें इसको सीक्वेंस में सेट करना है ना। अब देखो एंड दे रखा है यहाँ पर, एक तो है स्मोकिंग इन यूर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। एंड के आपको एक बात का पक्का पता है कि एंड के पहले और एंड के बाद में जो दोनों तरफ शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर। अगर बट दे रखा है तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाले जो दोनों शब्द होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, है ना। अब देखो आप, अब देखो यहाँ पर एंड दे रखा है, तो एंड के पहले क्या दे रखा है, बॉडी, शरीर। तो शरीर के जैसा ही शब्द कौन सा है, स्मोकिंग है, एक यूथ स्टंट्स है, एक ब्रेन है। तो नेचुरल सी बात है, बॉडी और ब्रेन है, वो दोनों क्या चीज है, हमारे बीइंग के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बॉडी भी चाहिए और साथ ही साथ में ब्रेन भी चाहिए। तो बॉडी के बाद में कौन सा पार्ट जाएगा, ब्रेन वाला पार्ट जाएगा। तो सी के बाद क्या जाएगा, डी जाएगा। देख लो सी के बाद डी कौन सी ऑप्शन में है, सी के बाद में डी सिर्फ इस एक ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, स्मोकिंग। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों बन रहा है, ये वर्ब क्यों नहीं है। अगर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगा हुआ शब्द, या कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर इसके पहले क्या नहीं दे रखा हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा हो, तो बच्चा ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करते, ठीक है ना। जैसे ए रनिंग ट्रेन, जैसे ए रनिंग ट्रेन, ठीक है। या जैसे रनिंग इज माई हॉबी, रनिंग इज माई हॉबी, माई हॉबी, ठीक है ना बच्चा। तो बताओ इसके पहले कोई इज आर एम बोज वेयर हैज बीन हैव बीन हैड बीन कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। इस रनिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, नहीं दे रखा। तो बेटा ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये भी यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या चीज है, सब्जेक्ट बन गया, ये यहाँ पर है नाउन, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब कौन सी बन जाएगी, ये इसकी वर्ब बन जाएगी, ये इसकी
सिंगुलर वर्ब है। और आगे देखो ये इसमें भी एस जोड़ रखा है, तो ये भी क्या चीज है, इसकी सिंगुलर वर्ब है। यानी सब्जेक्ट स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या करती है, स्टंट करती है आपकी बॉडी को, और ये क्या करती है, क्लाउड करती है किसको, आपके ब्रेन को क्लाउड भी कर देती है। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भी क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें, क्या दे रखा है। सिलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन चुनना है दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करे द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। डोंट लेट डायलन फूल यू। ठीक है ना, अब मैं इस बात को समझाना चाहता हूं आपको एक अलग तरीके से। जैसे लेट मी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, लेट मी सिंग ए सॉन्ग का मतलब है मुझे गाना गीत गाने दो। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है कि मुझे गीत मत गाने दो, तो मैं लेट की जगह क्या लगा दूं, डोंट लेट। डोंट लेट मी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब आप इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेट मी नॉट सिंग ए सॉन्ग। लेट मी सिंग ए सॉन्ग, मुझे गीत गाने दो, और अगर मुझे लिखना है मुझे गीत मत गाने दो, तो क्या बन जाएगा, लेट मी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। इसका क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या लिख दूं, लेट, वर्ब क्या चीज है, सिंग, और सिंग के बाद वाला कौन है, ऑब्जेक्ट है। ये कौन है, ऑब्जेक्ट। सिंग मतलब गाओ, इससे पूछो क्या गाना है, सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना लूं, लेट ए सॉन्ग। ठीक है, ये पहला स्थान आ गया, ये दूसरा आ गया। अब तीसरे स्थान पर क्या लगा दूं, नोट। अब लेट की वजह से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। तो लेट ए सॉन्ग नोट बी संग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। ठीक है ना, अब देखो सिंग के पहले कौन दे रखा है, मी दे रखा है। अब ये इस सिंग के बाद में आ जाएगा क्या लगते हुए, बाई मी लगते हुए। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, लेट ए सॉन्ग नोट बी संग बाई मी। अब अपने क्या करते हैं, इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मान लिया डोंट को यहां से, अब इसको मान लेते हैं अपने लेट को यहां से, जैसे यहां पर ये वाक्य है, लेट ए सॉन्ग नोट बी संग बाई मी। अब यही बात मैं इसमें अगर अप्लाई करूं, तो इस वाक्य का अगर हम एक्टिव बनाए तो क्या बना सकते हैं, अभी डोंट लेट डायलन फूल यू। अब डोंट को हटा दूं, डोंट को हटा दूं, और यहां पर डायलन के बाद में नोट लगा दूं, तो क्या लगा दूंगा, लेट डायलन नोट फूल और यू। अब इसका पैसिव बनाएंगे। अब मान लेते हैं इसका पैसिव बनाते हैं। देखो मैंने डोंट की जगह क्या लगा दिया, लेट के साथ नोट जोड़ दिया, लेट के साथ क्या जोड़ दिया, नोट, तो क्या बन गया, अपने आप ही डोंट बन गया। अब देखो इसका पैसिव बनाऊं, तो लेट, फूल के बाद में कौन है, यू, यू लगा दूं। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, लेट यू। अब तीसरे स्थान पर क्या लगा दूं, नोट। अब यहां पर लेट की वजह से क्या लगा दूं, बी लगा दूं, लेट यू नोट बी। अब बी के बाद में इस फूल की थर्ड फॉर्म क्या लगा दूं, फूल्ड। ठीक है, अब इस फूल वर्ब के पहले कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो हमने यू बना लिया। अब ये काम हो किसके द्वारा, फूल किसके द्वारा बनाया जा रहा है, डायलन के द्वारा। तो यहां पर क्या लगा दूं, बाई डायलन, या डीलन जिसको बोल सकते हैं, डायलन भी कह सकते हो, डीलन भी कह सकते हो। अच्छा, तो लेट यू नोट बी फूल्ड बाई डायलन। अब मैं क्या करता हूं, लेट और नोट दोनों की जगह क्या लगा देता हूं, डोंट लगा देता हूं। दोनों की जगह क्या लगा देता हूं, डोंट लगा देता हूं। यू को मैं यहां से हटा देता हूं, कारण जो वाक्य डोंट से शुरू हो जाए, जो वाक्य डोंट से शुरू हो जाए, जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए, जो वाक्य लेट से शुरू हो जाए, बेटा इनके पहले यू तो होता ही होता है। जैसे डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, तो मैं किसको बोल रहा हूँ, यू डोंट मेक ए नॉइस। अगर मैं बोलूँ कम हियर, तो मैं किसको बोल रहा हूँ, यू कम हियर। अगर मैं बोलूँ लेट मी गो, तो मैं किसको बोल रहा हूँ, यू लेट मी गो। तो यू तो इसमें ऑलरेडी दे ही रखा है, तो मैं इस यू को यहाँ से हटा देता हूँ, और लेट और नोट दोनों का क्या बना देता हूँ, डोंट बना देता हूँ। अब आगे क्या लगा दूँ, बी, आगे क्या लगा दूँ, फूल्ड, डोंट बी फूल्ड, और आगे क्या लगा दूं, बाई डायलन या डीलन, बाई डायलन। बताओ कहां पर दे रखा है, डोंट बी फूल्ड बाई डायलन। डोंट बी फूल आ गया, यहाँ पर फूल्ड नहीं है, डोंट एवर आ गया तो गलत हो गया, डोंट बी फूल्ड बाई डायलन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हो जाए भाई। सवाल पे गौर करना, अगर आपको इस सवाल से संबंधित कोई भी समस्या है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना।
और अगर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसने दे रखा है ग्रेट और आगे दे रखा है टू, तो टू के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल टू। अब आपको यहां पर ध्यान एक चीज का रखना है, एक तो होता है ग्रेट, ठीक है ना। अब इसमें जब आप ग्रेट में फुल जोड़ोगे ना बेटा, तो ये ग्रेटफुल ऐसे नहीं बनेगा, ये ग्रेटफुल कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, ये ग्रेटफुल ऐसे बनेगा, GRATEFUL, ग्रेटफुल। तो गड़बड़ कहाँ हो गई, इस ग्रेटफुल में गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बन जाएगा, सत्या इज ऑलवेज ग्रेटफुल, सत्या हमेशा आभारी है, टू इज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का। समझ में आ गई बात। तो इस ग्रेट की जगह क्या बन जाएगा, ग्रेटफुल बन जाएगा। ग्रेट का मतलब होता है महान, ग्रेट का मतलब होता है महान, और ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार, आभार, ठीक है ना। किसका ग्रेटफुल है, दोस्तों का, ठीक है ना। कब, जब वो मुश्किल में था तो वो दोस्तों ने उसकी मदद करी, इस बात के लिए वो उन लोगों का ग्रेटफुल है, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, जो बोल्ड अक्षर दे रखा है उसको हमें एंटोनिम बताना है। तो क्या दे रखा है, द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली एम्बिगस, एम्बिगुअस भी बोल सकते हो, एम्बिगस भी बोल सकते हो। तो एम्बिगुअस है, हमें इसने बोल्ड तो नहीं दे रखा लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है, तो हमें पता लग गया कि इसी का एंटोनिम बनाना है। एम्बिगुअस किसको बोलती है बेटा, द्विअर्थी, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। एम्बी का मतलब ही क्या होता है, दोनों। अगर किसी शब्द में एम्बी लिखा जाए ना तो इसका मतलब ही क्या होता है, दोनों। जैसे कोई आदमी लेफ्ट और राइट दोनों हाथ लिख सकता है, जैसे 3 इडियट्स मूवी में वो जो वायरस है वो दोनों हाथों से लिख रहा है ना, तो उस ऐसे बंदे को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है ना। तो एम्बिग्युअस का मतलब होता है एक्विवोकल, इसको बोल सकते हैं एक्विवोकल, एक्विवोकल, अनक्लियर, अनक्लियर, जो चीजें स्पष्ट नहीं है। अब हमें बताना है जिसका मीनिंग क्लियर होता है, तो सर्टन का मतलब ही क्या होता है, क्लियर हो जाता है। डब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अनक्लियर है, जिसमें हमें डाउट है, जो डाउटफुल चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेग का मतलब ही क्या होता है, अस्पष्ट और धुंधला, यानी अनक्लियर। पजलिंग चीजें कैसी होती है, इस पजलिंग के लिए मैं 2-3 शब्द बताना चाहूंगा, आपको गौर करने। पजलिंग का मतलब हैरान कर देने वाला, उलझा देने वाला। एनिग्मेटिक, पहेली नुमा, बहुत प्यारा शब्द है एनिग्मेटिक, बहुत अच्छा शब्द है, आपको ध्यान रखना है। प्यारा मुझे ये नहीं है कि ये शक्ल अच्छी है इसकी, पेपर में बहुत बार यूज होता है ना, तो एनिग्मेटिक हो जाएगा। इसी के लिए बोल सकते हैं इंट्रीगिंग, बहुत अच्छा शब्द है इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग, ठीक है। इंट्रीग, किसी मूवी का ट्रेलर देखा आपने और आपके दिमाग को हिला दिया, वाह क्या यार, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो वो ट्रेलर कैसा था, इंट्रीगिंग था, ठीक है ना। एब्जॉर्बिंग, जिसने आपको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, आप उसके अंदर डूब गए, ठीक है ना। एनग्रोसिंग, एनग्रोस करने का मतलब भी क्या होता है, उसने आपको अपने अंदर डुबो लिया, ठीक है ना। 1-2 शब्द सिंपल से होते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं जिसको, और एंथ्रेलिंग भी बोल सकते हैं जिसको, एंथ्रेलिंग, बहुत ही रोचक, रोमांचक, एंथ्रेलिंग आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, आंसर तो हमारा सर्टन हो ही चुका है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के लिए हमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो चुनना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो उठाना है। तो द होमोफोन फॉर द वर्ड देयर इज, होमोफोन किसको बोलती है, कोई भी शब्द जिनकी साउंड कैसी है, सेम, और मीनिंग कैसी है, डिफरेंट, डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग। शब्द जिनका साउंड कैसा है, सेम है, लेकिन मीनिंग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर दियर दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, दियर दे रखा है। दोस्त तो हो नहीं सकता, दैट हो नहीं सकता, क्लियर हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका और इसका उच्चारण, तो प्रोनाउंसिएशन और जो साउंड है वो तो सेम है, लेकिन मीनिंग इन दोनों के डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों अपने आप में क्या चीज है, होमोफोन है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें तो क्या दे रखा है इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें कोई इडियम दे रखी है, मुहावरा दे रखा है, और हमें उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। टर्न का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कोई चीज पहले से ठीक बाद में बनाई है आपने, बाद में बनाई है, तो आपने क्या कर लिया, डीफ कर लिया, बहरा कर लिया। ईयर मतलब कान, आपने अपने कान को बहरा कर लिया। तो बहरा था या जानबूझकर कर लिया आपने, जानबूझकर कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी की बात को जानबूझकर अनसुना कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है टू टेक नो नोटिस, टू टेक नो नोटिस, गौर ना करना, ठीक है ना।
डेलिबरेटली, जानबूझकर, ऑफ समथिंग या समबडी, किसी बंदे या किसी बात पर जानबूझ के गौर ना करना, ठीक है ना। या किसी को आप कैसा समझते हो, अनइम्पोर्टेंट समझते हो, तो क्या हो जाएगा, टू ट्रीट समबडी या समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट। कोई चीज को आप कैसा समझ रहे हो, महत्वहीन समझ रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो। रिगार्ड का मतलब आदर करना, आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड करना। रिगार्ड का मतलब आदर करना, और डिसरिगार्ड का मतलब आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हो, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उसको महत्व नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब हो सकता है अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है आपके लिए, इनसिग्निफिकेंट, जिसको आप तुच्छ मानते हो, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो बच्चा क्या मतलब बन जाएगा इसका, डिसरिगार्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा, रिब्यूक करने को क्या बोल सकते हैं, चाइड करना, डांटना फटकारना, एडमोनिश करना, एडमोनिश करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ये सारे, स्कोल्ड करना, स्कोल्ड का मतलब भी डांटना फटकारना, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें बेटा, क्या इसका आंसर डिसरिगार्ड हो जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 कॉम्प्रिहेंशन बोले तो क्लोज टेस्ट आ गया, इसका मतलब बच्चे हुए 21 से 25 तक क्वेश्चन अपने को कहाँ मिल जाएंगे, इसी एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है, शुरुआत से देखते हैं। स्लीपिंग सोना, ड्रीमिंग सपने देखना, और वेकिंग जागना आर 3 इंपॉर्टेंट, ये 3 महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या चीज है 3 महत्वपूर्ण, एंगल बोले तो कोण, मेथड विधियां, प्रॉब्लम समस्याएं, और एस्पेक्ट का मतलब पहलू या पक्ष। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको डायमेंशन भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन या साइड्स भी बोल सकते हैं, ये 3 पक्ष है, ठीक है ना। फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस, आम व्यक्तियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए 3 क्या चीज है भाई, एक कोण है, एक विधियां है, एक समस्याएं है, एक पक्ष है, एक आम आदमी के लिए, ठीक है ना। डायमेंशन है ना, जिंदगी में 3 डायमेंशन है, जिंदगी के 3 एस्पेक्ट्स है कोई भी आदमी के जीवन के, है ना, तो एस्पेक्ट्स बन जाएगा। अच्छा, इसको बोलते हैं, वेकिंग को बोलते हैं जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था, स्लीपिंग को बोलते हैं सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, 3 अवस्थाएं आदमी के जीवन के, ये 3 पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में चेक करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बट फॉर दोज, लेकिन उन लोगों के लिए, बट फॉर दोज, लेकिन उन लोगों के लिए, हु हैव, जिनके पास क्या चीज है, ट्रांससेंडेंटल नॉलेज। ट्रांससेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंद्रियों से पार चले जाना। अगर हमारा सारा ध्यान खट्टा क्या है, मीठा क्या है, अच्छे कपड़े पहन लो, तो हमारा नॉलेज अभी सेंसेस का, इंद्रियों का है। और अगर हमारा नॉलेज ट्रांससेंडेंट कर जाए, तो मतलब हमारा हम बॉडी से ऊपर उठ चुके हैं, हम आत्मा और बुद्धि, आत्मा और मन पर जा चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी बंदे का नॉलेज कैसा हो जाए, इस हु का यूज किसके लिए करूं, दोज, वे लोग, हु हैव नॉलेज, जिनके पास नॉलेज है। नॉलेज कैसा है उनके पास, डीप है, डेप्थ है, सुपरफिशियल है, लार्ज है। तो नॉलेज होता है वो या तो सुपरफिशियल होता है, या तो सुपरफिशियल नॉलेज होता है, ऊपर ऊपर का नॉलेज होता है किसी चीज का, और या फिर डीप नॉलेज होता है, ठीक है ना। क्योंकि और वैसे भी इसमें डेप्थ तो आ नहीं सकता, क्योंकि टीएच है, तो ये तो टीएच वाला शब्द तो नाउन होता है, नाउन होता है, और हमें चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों चाहिए, क्योंकि नॉलेज शब्द खुद ही नाउन है, और नाउन के पहले आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, तो डेप्थ तो आ नहीं सकता, तो नॉलेज कैसा है, डीप नॉलेज, है ना। तो वो लोग, दोज, वे लोग, हु हैव डीप नॉलेज, जिनके पास गहरा नॉलेज है, ऑल 3 आर ऑलमोस्ट सेम, उनके लिए ये तीनों चीजें सेम ही हो जाती है। कौन सी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जागना, सपने देखना और सोना, तीनों कंडीशन एक जैसी हो जाती है उनके लिए। किनको, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस, उनके लिए ज्यादा अंतर नहीं है। अमंग दीज 3, इन तीनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है उनके लिए। जागते हुए भी वही है, सोते हुए भी वही है, सपने में भी उनकी वही अवस्था है, ठीक है ना। द वर्ल्ड एंड लाइफ, ये दुनिया और जिंदगी इज ए मिथ, एक झूठ है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलती रहती है, ठीक है ना। तो देखते हैं बदलती रहती है के लिए क्या लिखा है इसने, बदलती रहती है, आदि शंकराचार्य। अब यहां पर देखो क्या लगा रखा है, इन्वर्टेड कोमा, और यहां पर भी क्या लगा रखा है, इन्वर्टेड कोमा, आगे किसी बंदे का नाम दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात है ना, वो कोटेशन है, वो किसी का कोट है, वो किसी की बोली हुई बात है। किसी की बोली हुई बात को अपन क्या बोलते हैं, QUOT, कोट। और जब हम किसी की बात को कोट करते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ता है, सेज। किसका यूज करना है, जब आप किसी की बोली गई बात
का यूज करते हो तो आपको सेज लगाना है। तो क्या लिखा है, द वर्ल्ड एंड लाइफ, दुनिया और जिंदगी एक झूठ है और ये बदलती रहती है, सेज आदि शंकराचार्य, ऐसा आदि शंकराचार्य ने कहा। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, सेज लगाना पड़ा। कब कब यूज करना है सेज का, जब आप किसी के कोटेशन को उठाओ और उस कोटेशन वाले बंदे का नाम भी यूज करो साथ में, कि ये कथन बोला किसने, उसका नाम भी लगा दिया साथ में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द ग्रेटेस्ट अद्वैत प्रीचर, ये कौन थे भी, आदि शंकराचार्य थे। ये कौन थे, महानतम प्रीचर, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, प्रवचन देना, और प्रीचर है तो उपदेशक। अद्वैत मतलब उनके लिए दो जैसा कुछ था ही नहीं, उनके लिए या तो मैं ही मैं था और या तू ही तू था, उनके वो मैं और तू में नहीं थे, वो इन द्वैत के भाव से ऊपर उठ गए थे, सुख और दुख दोनों के भाव से वो ऊपर उठ गए थे, ठीक है ना। रमन महर्षि ऑब्जर्व, ये रमन महर्षि ये कोई, उन्होंने ऑब्जर्व किया, नो डिफरेंस, उनको कोई अंतर नहीं लगता था बिटवीन ड्रीमिंग एंड वेकिंग, उनके लिए ड्रीमिंग और वेकिंग एक ही चीज थी, एक ही थी, उनके लिए सपना और जागना दोनों एक ही कंडीशन थी, स्टेट्स अवस्थाएं। व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला, इट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड। तो बताओ भाई, उनके लिए सपना देखना और जागना कैसी चीज है, सेम है डिफरेंट है, ये देखो क्या, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब क्या है, उनके लिए सेम है। तो सेम है तो उनके लिए अगर ये दुनिया कैसी है, ड्रीम वाली दुनिया कैसी है, अनरियल है, तो फिर उनके लिए ये जागने वाली दुनिया भी कैसी है, अनरियल है, क्योंकि वो उनके लिए तो कोई डिफरेंस ही नहीं था इस कंडीशन में, तो कैसी दुनिया है फिर, ये भी अनरियल है उनके लिए। तो उनके लिए तो क्या चीज है, उनके लिए तो अनरियल वर्ल्ड है, और अगली दुनिया है वो भी कैसी है, अनरियल वर्ल्ड है। इसका मतलब क्या है, उनके लिए तो इस कंडीशन से, जब आप इस कंडीशन से इस कंडीशन में आओगे तो ये भी झूठी दुनिया थी, तो आप झूठी दुनिया में दोबारा आ रहे हो, ये झूठी दुनिया है, इससे इसमें जा रहे हो तो आप दूसरी झूठी दुनिया में जा रहे हो, अनरियल दुनिया में जा रहे हो। हमें पता कैसे लग रहा है, क्योंकि उनके लिए इन चीजों का कोई डिफरेंस ही नहीं था, तो दोनों ही वर्ल्ड उनके लिए अनरियल है। समझ में आ गई बात, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, अनरियल लगाना पड़ा। चलो भाई आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो यहां पर हो जाएगा अनरियल वर्ल्ड। देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द इमेजेस वन सीज व्हेन वेकिंग अप, जब आदमी जागता है और कोई इमेज देखता है तो इसमें कोई अंतर नहीं है। एंड इमेजेस ही सी सीज, और वो इमेज जो वो देखता है ड्यूरिंग ड्रीम्स, सपनों में देखता है। उन महान पुरुषों के लिए आप सोते हुए जो चीजें देखते हो और सपने में देखते हो उनमें कोई अंतर नहीं है, उनके लिए जागते हुए ये दुनिया भी उनको सपना ही नजर आती है, उनको पता है ये दुनिया एक दिन मिट जानी है और हम भी मिट जाएंगे, तो उनके लिए ये भी एक सपना ही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज, इस महान साधु संत के अनुसार, सेज का मतलब साधु या संत, ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी, आधुनिक शताब्दी के, द फर्स्ट वन इज डे ड्रीम, जागते हुए तो आप डे ड्रीम करते हो, दिन में सपने देखते हो, एंड सेकंड वन इज नाइट ड्रीम, रात्रि का सपना, सोते हुए वो रात का सपना है, जागते हुए वो दिन का सपना है, लेकिन है दोनों के दोनों ही सपने, ठीक है ना। द यूजुअल फिलोसफर्स से, आम फिलोसफर बोलते हैं, दैट माइंड एंड बॉडी आर टू एलिमेंट्स, आधुनिक जो ऋषि मुनि है वो कहते हैं कि दिमाग और बॉडी दो अलग अलग एलिमेंट्स है, दो अलग तत्व है। एंड द सोर्स ऑफ ऑल डाइवर्स थॉट्स, और ये हमारा जो माइंड है ना, वो क्या चीज है, माइंड है, ये क्या चीज है, सोर्स है। डाइवर्स थॉट्स, हमारे दिमाग में तो विभिन्न प्रकार के थॉट्स आते हैं, उसका सोर्स कौन है, दिमाग। विचार सारे कहां से उत्पन्न होते हैं, दिमाग से उत्पन्न होते हैं। इन द वेकिंग अप स्टेट, जब आप जाग रहे हो, द माइंड इज एक्टिव, दिमाग सक्रिय होता है, विद ऑल टेंशंस, इसमें पूरे तनाव भी होते हैं, इसमें सारी असंतुष्टियां भी होती है। सो हैप्पीनेस इज मिसिंग, और इसलिए हैप्पीनेस गायब रहती है। हैप्पीनेस जागती हुई अवस्था में गायब क्यों रहती है, क्योंकि दिमाग में टेंशन और डिससैटिस्फैक्शन चल रही होती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, द माइंड इज, अब ये देखो नया सब्जेक्ट आ गया, एज कंजंक्शन है, और ये देखो माइंड सब्जेक्ट आ गया, इज क्या चीज है, वर्ब आ गई। ये वाक्य कहां तक चल रहा है, ये देखो यहां तक चल रहा है, एंड तक चल रहा है, ठीक है ना, यहां तक ये वाक्य चल रहा है। इसके बाद में ये फिर से इज आ गया, वर्ब आ गई, तो ये वाक्य कहां तक चल रहा है, यहां तक चल रहा है, तो ये तीन क्लोज बन गए। और इस ड्यूरिंग स्लीप वाला वाक्य किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, रियल हैप्पीनेस, असली खुशी क्या करती है, गेन करती है। गेन का मतलब होता है ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। तो खुशी है, ने प्राप्त किया या खुशियों को प्राप्त किया जाता है किसके दौरान, ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए हमें खुशी मिलती है। तो ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान असली खुशियों को क्या किया जाता है, खुशियों ने प्राप्त किया या खुशियों को प्राप्त किया जाता है, को प्राप्त किया जाता है, तो वाक्य पैसिव वॉइस का हो जाएगा। पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के बिना बनेगा नहीं, तो इससे तो बनेगा नहीं, ना इससे बनेगा, या तो ये वाला आंसर बनेगा या ये बनेगा, क्योंकि इजारम के साथ थर्ड फॉर्म है तो भी एक पैसिव वॉइस है, और वोजवर के साथ थर्ड फॉर्म है तो भी पैसिव वॉइस है। लेकिन हमारा पूरा ये पैरा किस में चल रहा है, एक्टिव, सॉरी प्रेजेंट टेंस में, आर
इज, ठीक है ना, सेज, यहाँ पर सेज दिया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर देखो इज, यहाँ पर इज, तो पूरी की पूरी बात किस में चल रही है, प्रेजेंट टेंस में चल रही है, तो यहाँ पर भी इज आ जाएगा। तो रियल हैप्पीनेस ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान रियल हैप्पीनेस इज गेन, असली खुशियां कहाँ प्राप्त होती है, नींद के दौरान। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट डीप स्लीप की जो गहरी नींद होती है, वेयर देयर इज नो फीलिंग, जब कोई फीलिंग नहीं होती है शरीर की, दिमाग की और दुनिया की, इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यही मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था होती है, जब उसके दिमाग में दुनियादारी को लेकर, खुद को लेकर कोई प्रकार के विचार नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ये आज का सॉल्यूशन तो यही पूरा होता है। अगले सॉल्यूशन के साथ आप लोगों से फिर मिलता हूँ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारा हार्डवर्क करते रहिए।